हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो लास्ट ही लेक्चर में अपन ने बात की थी 1830 की क्रांति के बारे में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं 1848 की क्रांति के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 1830 की जो क्रांति थी वो फ्रांस में शुरू हुई और फ्रांस में क्रांति होने के पश्चात उसका प्रभाव लगभग पूरे यूरोप में देखने को मिला। उसी प्रकार से 1848 की क्रांति भी उसी पैटर्न पे फ्रांस में ही शुरू हुई और फ्रांस में शुरू होने के पश्चात इसका प्रभाव हम देखते हैं पूरे यूरोप में देखने को मिला। लेकिन फिर 1830 और 1848 की क्रांति में कुछ अंतर है। तो अगर अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें 1848 के क्रांति के बारे में, तो इट वाज ट्रेडिशन ऑफ रेवोल्यूशन सिंस 1789 कंटिन्यूड इन फ्रांस। इसका मतलब क्या है कि जो क्रांति का सिलसिला 1789 में शुरू हुआ था, आपको पता है फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो वह सिलसिला जारी रहा। कैसे जारी रहा? पहले 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद 1830 की क्रांति हुई और अब 1848 की क्रांति हुई। तो ये जो तीनों क्रांतियों में एक कॉमन चीज है, तीनों क्रांति राजा के निरंकुश शासन के विरोध में जनता के द्वारा क्रांति की गई। तो इन तीनों क्रांतियों के द्वारा हम देखते हैं राजा की शक्तियां बहुत कम हुई और जनता को धीरे धीरे अधिकार मिले। तो इन तीनों क्रांतियों में पैटर्न एक सा है। फिर अपन 1830 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि 1830 की क्रांति क्यों हुई। तो जो अपन यहाँ बात करेंगे वो है कि ये 1848 की क्रांति क्यों हुई। वाई मैंने लिख रखा है ना, यानी 1848 की क्रांति के होने के पीछे कारण क्या है। जैसे जो 1830 की क्रांति हुई थी उसके पश्चात क्या हुआ, कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ है। 1830 की क्रांति के बाद हम देखते हैं कि अधिकांश देशों में यूरोप के एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है उदारवादी संविधान की स्थापना की गई। उदारवादी संविधान का मतलब यह है कि इस संविधान के माध्यम से राजा के अधिकार कम हुए और जनता को अधिक अधिकार दिए गए। तो जब जनता को अधिकार मिले, इसका मतलब यहाँ पे आम जनता से नहीं है। जो उदारवादी संविधान बनाया गया उसके अंतर्गत अधिकांश फायदा किसके द्वारा लिया गया? मिडिल क्लास के द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त किए गए 1830 की क्रांति के पश्चात। तो यहाँ पे केवल मध्यम वर्ग को फायदा हुआ, जो निचले वर्ग के लोग थे, जो आम जनता थी, उनको अधिक फायदा नहीं हुआ। तो आम जनता में जो असंतोष है वो शुरू से ही बना हुआ था, क्योंकि 1830 की क्रांति का सारा फायदा मध्यम वर्ग ने लिया। लुई फिलिप राजा बना 1830 की क्रांति के पश्चात, और जो लोअर क्लास है उसका शोषण पूर्ववत जारी रहा। और अगला कारण क्या रहा क्यों 1848 की क्रांति हुई? क्योंकि इस समय फ्रांस के राजा की जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति पहली बार इस समय इंपॉर्टेंट हुई। 1830 की क्रांति में विदेश नीति का कोई रोल नहीं था, लेकिन 1848 की क्रांति का एक कारण ये था कि जो विदेश नीति थी बहुत कमजोर थी फ्रांस के शासक की, खासकर बेल्जियम के प्रश्न पे, और जो ईस्टर्न प्रॉब्लम थी, जो पूर्वी समस्या थी, उससे संबंधित जो विदेश नीति थी लुई फिलिप की, वो बहुत कमजोर थी। और फ्रांस का स्थान है विदेश नीति के मामले में दुनिया में, यूरोप में नीचे गिरता जा रहा था। तो ये भी एक कारण है कि विदेश नीति काफी कमजोर थी लुई फिलिप राजा की, जो फ्रांस का राजा था। फिर दूसरा और कारण है, जो कारण इसी वक्त ही हुआ है 1848 के क्रांति के समय। यह कारण 1830 के क्रांति के समय में नहीं था। इसमें लिखा हुआ है कि 1830 के दशक में जो समाजवाद है उसकी विचारधारा भी यूरोप में बढ़ने लगी थी। फ्रांस में भी समाजवाद की विचारधारा अत्यधिक बढ़ने लगी थी, क्योंकि जैसा कि अपन ने कहा है कि 1830 की क्रांति के फलस्वरूप सारा का सारा फायदा मध्यम वर्ग ने लिया। तो जो पीजेंट थे, जो किसान थे, जो वर्कर लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे, उनके बीच में असंतोष बना रहा। और इन्हीं के असंतोष का कारण है कि हम देखते हैं कि समाजवाद की फ्रांस के अंदर शुरुआत देखने को मिलती है। और जो शुरुआती विचारक थे समाजवाद के, उनमें किसका नाम आता है? फ्रांस के सेंट सिमोन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, सेंट सिमोन। अगर अपन समाजवाद के बारे में बात करते हैं तो इनिशियल विचारक थे समाजवाद के सेंट सिमोन और लुई ब्लांक, LOUISBLANC। लुई ब्लांक
और सेंट सिमोन दोनों समाजवाद के प्रमुख विचारक थे फ्रांस के अंदर। अब जब ये क्रांति होती है, इस क्रांति के पश्चात हम देखते हैं कि लुई फिलिप का शासन फ्रांस में खत्म हो जाता है और उसके पश्चात एक रिपब्लिक सिस्टम की स्थापना होती है। तो फ्रांस में द्वितीय रिपब्लिक की स्थापना होती है। रिपब्लिक का मतलब यह है कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना होती है फ्रांस में। लुई फिलिप के शासन का अंत हो गया। फिर एक नए संविधान का भी निर्माण होता है फ्रांस में। फिर जनता को और अधिक अधिकार दिए जाते हैं। पिछली क्रांति में फायदा मध्यम वर्ग को मिला, तो इस क्रांति के पश्चात फायदा वो आम जनता को भी थोड़ा मिलने लगा, जैसा कि अडल्ट सफरेज दे दिया गया। अडल्ट सफरेज का क्या मतलब है? वयस्क मताधिकार, यानी जो वयस्क लोग हैं वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पहले अडल्ट सफरेज नहीं था। जो वोटिंग राइट्स थे वो प्रॉपर्टी पे आधारित थे, किसी के पास एक निश्चित मात्रा में संपत्ति या पैसा है वही वोट डाल सकता था। लेकिन 1848 की क्रांति के बाद ये बड़ा बदलाव आया। फ्रांस में अडल्ट सफरेज लागू कर दिया गया, यानी जो भी व्यक्ति वयस्क है वो चुनाव में वोट डाल सकता था। फिर अगला कौन सा फायदा हुआ 1848 की क्रांति के पश्चात? जो स्लेवरी है, जो दास प्रथा है फ्रांस की कॉलोनी में, उसका अंत हो गया, दास प्रथा का। फ्रांस की कई सारी कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे, तो वहां पे दास व्यवस्था का अंत कर दिया गया। फिर और क्या फायदा हुआ इस क्रांति के पश्चात? फ्रांस में समाजवाद की विचारधारा और अधिक फलने फूलने लगी। समाजवाद की विचारधारा अत्यधिक प्रगतिशील हो गई। खासकर 1848 की क्रांति के बाद जो लुई ब्लांक था, जिसके बारे में अपन ने बात की, लुइस ब्लांक, तो लुइस ब्लांक जो समाजवादी विचारक था उसको इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया गया। देखो, एक समाजवादी व्यक्ति को औद्योगिक मंत्री बना दिया गया, औद्योगिक मामलों का मंत्री बना दिया गया फ्रांस के अंदर। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो मजदूर वर्ग थे उनको अधिकार मिलने शुरू हो गए 1848 की क्रांति के बाद। तो ये जो समाजवाद का एंगल है, जो सोशलिज्म का एंगल है, वो 1848 के क्रांति में नया है। 1830 की क्रांति में समाजवाद की कोई बात नहीं थी, लेकिन 1848 की क्रांति के समय तक समाजवाद उसका प्रभाव फ्रांस में और यूरोप में बढ़ गया था। फिर अपन बात करते हैं कि 1848 की जो क्रांति हुई उसका प्रभाव क्या पड़ा, फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे कि पूरे यूरोप में 1848 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि अपन जानते हैं फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, 1830 की क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, उसी तरीके से 1848 की क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप के अंदर पड़ा है। इसलिए कहा जाता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी फ्रांस, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जब भी फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। इसका मतलब यूरोप में कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि होती है उसका सीधा प्रभाव यूरोप के सभी देशों पर पड़ता है, क्योंकि फ्रांस एक अति महत्वपूर्ण देश था यूरोप का। अब इसका बाहर क्या प्रभाव पड़ा? जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक के ही गाइडेंस में 1815 की वियना ट्रीटी स्थापित की गई थी। तो जो मेटरनिक है उसका डाउनफॉल हो गया, यानी मेटरनिक का अंत हो गया। मेटरनिक को अपने शासन से हाथ धोना पड़ा। और फिर अपन देखते हैं इटली और जर्मनी में भी इसका प्रभाव पड़ा, दोनों देशों में। क्योंकि जब 1848 की क्रांति हुई थी तो उसमें इटली और जर्मनी के जो राष्ट्रवादी लोग थे वह यह चाह रहे थे कि इस क्रांति का फायदा उठा के हम अपने देश का एकीकरण कर लें। इटली के वासी इटली का एकीकरण करना चाह रहे थे, जर्मनी के जो लोग थे वो नेशनलिस्ट लोग थे वहां के, वो जर्मनी का एकीकरण करना चाह रहे थे। तो इन दोनों देशों के लोगों को लगा कि 1848 की क्रांति जो यूरोप में हुई है, जो फ्रांस में हुई है, इस क्रांति के फलस्वरूप हम भी अपने यहाँ पे प्रयास करें। हो सकता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण करना संभव हो जाए। लेकिन उनके प्रयास यहाँ पे सफल नहीं हुए। लोगों ने प्रयास किया इटली और जर्मनी को एकीकृत करने के पश्चात, क्योंकि हम देखते हैं मेटरनिक जो इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन था वो खत्म हो चुका था। तो इनको आशा थी कि एकीकरण हो जाएगा, लेकिन इनका प्रयास अधूरा रह गया। तो इसके बारे में डिटेल से अपन ने इटली और जर्मनी का एकीकरण जब किया था उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा इटली जर्मनी में, और 1848 की क्रांति का इटली और जर्मनी में क्या प्रभाव पड़ा। सो इट वाज अ फेल्ड यूनिफिकेशन एफर्ट ऑफ इटली एंड जर्मनी। यह प्रयास कामयाब नहीं हो पाया। जैसे जर्मनी में क्या हुआ, नेशनल पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड। 1848 की क्रांति के बाद में जर्मनी में एक राष्ट्रीय संसद की स्थापना की गई। लेकिन क्राउन ऑफ यूनाइटेड जर्मनी, तो जो जर्मनी का शासक था उसने संपूर्ण एकीकृत जर्मनी का क्राउन, वहां का शासन लेने से, वहां की गद्दी लेने से इनकार कर दिया लास्ट मोमेंट पे। राष्ट्रीय संसद की स्थापना हो गई, लेकिन जो राजा है वहां का, उसने संपूर्ण एकीकृत जर्मनी की गद्दी लेने से इनकार कर दिया।
तो इसलिए और फिर मौका पाके इस आंदोलन को कुचल दिया गया। तो कुल मिला के यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ। तो इससे क्या सीख मिली जर्मनी के वासियों को कि हमें लिबरल मेथड से हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। हमें लिबरल जो उदारवादी तरीके हैं उसके माध्यम से जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। अब हमें मिलिट्री मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, यानी सैनिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें अपनी ताकत में इजाफा करना पड़ेगा। हमें ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराना पड़ेगा। उसके पश्चात ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। और यही सोच बिस्मार्क की थी। बिस्मार्क को पता लग गया था 1848 के बाद में कि जो उदारवादी तरीके हैं उनसे हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो बिस्मार्क की नीति क्या थी? लोह और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, यानी अब सैनिक ताकत के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया जाना था। तो सीख क्यों मिली इनको? 1848 के क्रांति के कारण, क्योंकि इनके यूनिफिकेशन का एफर्ट यहाँ पे फेल हो गया था। फिर अपन बात करें कि यूरोप में और क्या प्रभाव पड़ा। समाजवाद की विचारधारा और अधिक प्रगाढ़ हो गई यूरोप में इस क्रांति के फलस्वरूप। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि कई सारे देशों में उदारवादी संविधान की स्थापना की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, यानी राजा भी रहेगा और संविधान भी रहेगा। उसको लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाता है, यानी संवैधानिक राजतंत्र, संविधान और राजा दोनों रहेंगे। जैसे हॉलैंड, डेनमार्क, प्रोशिया, यहाँ पे उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, यानी राजा के ऊपर एक संविधान रख दिया गया। राजा के जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए। पीडमोंट सार्डिनिया, पीएस, तो हॉलैंड, डेनमार्क, प्रोशिया और पीडमोंट सार्डिनिया जो इटली में आता है, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। प्रभाव है। फिर अपन देखते हैं हंगरी। राष्ट्रवाद की भावना के चलते हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, स्वायत्तता दी गई। पहले हंगरी ऑस्ट्रिया के एक भाग था, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आया करता था, लेकिन 1848 की क्रांति के फलस्वरूप वहां पे लोगों ने विद्रोह किया। जैसे कि आप जानते हैं, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वो हार चुका था, वो खत्म हो चुका था। तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए हंगरी ने अपने आप को ऑस्ट्रिया से अलग कर लिया। किसके आधार पर अलग किया? राष्ट्रवाद के आधार पर, यानी एक राष्ट्रीयता के लोग हंगरी में रहा करते थे। हंगरी वासियों ने अपने आप को ऑस्ट्रिया से अलग कर लिया। दे गॉट इंटरनल ऑटोनॉमी, उनको आंतरिक स्वायत्तता मिल गई। अब ऑस्ट्रिया की पकड़ हंगरी पे बहुत कमजोर हो गई। फिर इंग्लैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। 1848 की क्रांति का इंग्लैंड में क्या प्रभाव पड़ा? इस क्रांति ने चार्टर मूवमेंट, जो चार्टर आंदोलन हुआ था, अगर मैं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, जो चार्टर आंदोलन था ब्रिटेन में, जो मजदूरों के द्वारा लड़ा गया, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनके द्वारा लड़ा गया, तो चार्टर आंदोलन को एनकरेज किया इस 1848 की क्रांति ने। क्योंकि और जगह पे जब विद्रोह हो रहे थे तो इंग्लैंड में जो समाजवादी लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी अपने आप को संगठित कर दिया और चार्टर आंदोलन को गति प्रदान की। और इसी के कारण हम देखते हैं इंग्लैंड में द्वितीय सुधार अधिनियम पारित किए गए 1867 में। इस सुधार अधिनियम के माध्यम से मजदूरों को और अधिक अधिकार दिए गए। तो हम देखते हैं कि इन क्रांतियों का असर क्या होता है। अल्टीमेटली राजा की शक्तियां कमजोर होती है और जनता को और अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर अपन इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 1848 की क्रांति का महत्व क्या था। 1848 की क्रांति का प्रभाव 1830 की क्रांति से कहीं अधिक था। फिर इसके बाद यह है कि इटली और जर्मनी के जो लोग थे उनको पता लग गया इस क्रांति के माध्यम से, 1848 की क्रांति के बाद, कि जो उदारवादी तरीके हैं उनसे हम एकीकृत नहीं कर सकते हैं अपने राष्ट्र का, हमें सैनिक ताकत के आधार पर एकीकृत करना पड़ेगा। फिर और क्या इसका इम्पोर्टेंस है कि जो मजदूरों का वर्ग है उनमें एक अवेयरनेस आई, उनमें जागरूकता आई, वो और अधिक अधिकारों को डिमांड करने लग गए। सो इरा ऑफ कॉमन पीपल, यानी एक आम आदमी का समय अब शुरू हुआ 1848 की क्रांति के पश्चात। अपन देख रहे हैं ना, राजा के अधिकार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जनता के अधिकारों में वृद्धि होती जा रही है। तो आम आदमी भी अब अवेयर होने लग गया अपने अधिकारों के प्रति। अब राजाओं का शासन है जल्दी खत्म होने वाला था पूर्ण रूप से। फिर राष्ट्रवाद भी पनपा है 1848 की क्रांति के बाद। जैसे अपन ने बात की, हंगरी ने अपने आप को ऑस्ट्रिया से अलग किया राष्ट्रवाद के आधार पर, तो राष्ट्रवाद की भावना भी अधिक प्रबल हुई 1848 की क्रांति के फलस्वरूप। तो जो नेशनलिस्ट अवेकनिंग थी, इट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीडर्स टू पीपल,
अब जो राष्ट्रवाद की भावना है वह केवल बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं रही, राष्ट्रवाद की भावना अब आम जनता तक आने लगी। तो राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में अत्यधिक प्रबल हो गई 1848 की क्रांति के फलस्वरूप। तो जो अगला ई लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे 1848 की क्रांति है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कमियां क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। 1830 और 1848 की क्रांति में अंतर क्या है, फिर अपन कुछ आईएएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत